इस वीडियो में 12th क्लास के पोएट्री भाग 5 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 एन एपिटाफ, समाधि लेख, उसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एपिटाफ। एन एपिटाफ क्या है? समाधि लेख क्या है? एन एपिटाफ मतलब समाधि लेख क्या है? तो एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन। एन एपिटाफ एक शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है ऑन ए टॉम्ब स्टोन, जो लिखा जाता है पत्थरों से बने शिला पर, टॉम्ब स्टोन पर जो लिखा जाता है। रिटन बाई लिखी गई है, रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन, जो लिखे जाते हैं मरे हुए व्यक्तियों के याद के लिए, मतलब मरे हुए व्यक्तियों के याद में जो एक टॉम्ब स्टोन होता है, पत्थर का बना हुआ एक गुंबज होता है, और उस पर जो शिलालेख लिख दिए जाते हैं उसी को कहते हैं एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डेड पर्सन। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, मतलब वह कैसी दिखती है पोएट को, कवि को वह कैसी दिखती है, मतलब वह लड़की कैसी दिखती है। तो टू द पोएट क्वेश्चन से उठाएंगे यहाँ से, टू द पोएट सी लुक्स टू द पोएट कवि को सी लुक्स वह दिखती है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत खूबसूरत औरत, ऑफ द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की। मतलब टू द पोएट कवि को सी लुक्स वह दिखती है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत औरत दिखती है वो। तीसरा क्वेश्चन है बाज सी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, तो क्या कहेंगे कि यस, क्या वह दयालु और कंसिडरेट लेडी थी? तो कहें कि यस, सी वाज काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, दयालु औरत थी वह और कंसिडरेट थी, कंसिडरेट लेडी। 4 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, व्हाट डज द पोएट थिंक्स, कवि क्या सोचते हैं अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं। तो क्वेश्चन से उठाएंगे द पोएट से, द पोएट थिंक्स, यहाँ पर डज हटेगा तो यहाँ पर यस थिंक्स लग जाएगा। द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, सुंदरता के बारे में, डैट की ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता समाप्त हो जाती है, विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, कोई नहीं होता है, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं होता है, टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, याद करने वाला इस सुंदरता को, दिस ब्यूटी, आफ्टर द पर्सन डाइज, व्यक्ति के मरने के बाद। क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं, व्हाट डज द पोएट थिंक्स अबाउट ब्यूटी, तो सुंदरता के बारे में कवि यही सोचते हैं कि ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता समाप्त हो जाती है, विथ द पासेज ऑफ टाइम, कोई नहीं होता है, देयर इज नो वन टू रिमेंबर दिस ब्यूटी, आफ्टर द पर्सन डाइज, व्यक्तियों के मरने के बाद सुंदरता कोई नहीं याद करता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर दूसरा, अर्थात 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं इसी चैप्टर का। व्हाट आर द टू क्वालिटीज, मतलब दो गुण बताना है ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का 2 गुण क्या है।
कैसे हम समझेंगे कि वह सुंदर है, कुछ भी, कोई भी। तो सुंदरता का दो गुण क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार लिखना है, कवि के अनुसार, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, दिल की कुलीनता, एंड सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर, और मन की शालीनता, आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। सुंदरता के ये दो गुण हैं। कहेगा कि व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी, तो पहला अकॉर्डिंग टू द पोएट लिख के, नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर आर द टू क्वालिटीज ऑफ ब्यूटी। क्यों? यही क्यों है? यही क्यों है? क्योंकि आफ्टर डेड, मरने के बाद, पीपुल रिमेंबर, लोग याद करते हैं, द गुड वर्क, अच्छे कामों को, लेफ्ट बिहाइंड बाय ए पर्सन, जो छोड़ दिए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा। मतलब सुंदरता का यही दो गुण है, क्योंकि मरने के बाद लोग क्या याद करते हैं? उनके अच्छे कामों को याद करते हैं। जो व्यक्ति अपने पीछे छोड़ कर गया है, जो काम कर गया है, उसी को याद करते हैं आदमी, उसी को लोग याद करते हैं। बाकी सुंदरता ये सब तो मोह माया है, बाहरी दिखावा है, बाहरी सब क्रीम व्रीम लगा लिया हुए है। ये सब ब्यूटी का यही दो गुण है कि नोबिलिटी ऑफ हार्ट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मर जाते हैं। जब कवि मर जाते हैं तो क्या होगा? अगर कवि मर जाते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ से उठाएंगे, व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मर जाते हैं तो कोई नहीं याद करेगा किसको? उस ब्यूटीफुल लेडी को ऑफ द बेस्ट कंट्री। नो, क्या कहेगा? द पोएट डाइज, व्हेन द पोएट डाइज, नो वन विल रिमेंबर, कोई नहीं याद करेगा, डैट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश की जो सबसे खूबसूरत औरत है, उसको कोई नहीं याद करेगा। अब अगला चैप्टर पर आते हैं, जिसका जो है छठा चैप्टर, द सोल्जर, सैनिक, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। और इस कविता का पहला क्वेश्चन है, इफ़ एट ऑल, यदि हो ना हो, ही डाइज इन द बैटल, वह मर जाते हैं युद्ध में, बैटल, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड, वह कैसे पसंद करते हैं कि अपने आप को याद करना। मतलब कहता है कि कवि अगर मर जाते हैं युद्ध में तो कवि कैसे अपने आप को याद रखना चाहते हैं। तो कहते हैं इफ़, यदि, इस क्वेश्चन से उठाएंगे, इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, वह युद्ध में मर जाते हैं, ही वुड लाइक, वह पसंद करते हैं, ही वुड लाइक, वह पसंद करते हैं, टू बी रिमेंबर्ड, याद रखना अपने आप को, किस प्रकार। यहाँ तक क्वेश्चन भला ही हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है आंसर। एज ए डेयरिंग पेट्रियोटिक सोल्जर, एक देशभक्त सैनिक के रूप में, एज ए डेयरिंग पेट्रियोटिक सोल्जर, हु फिनिश्ड द लाइफ, जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है, फिनिश्ड कर देता है, फॉर हिज मदरलैंड, जो अपने लाइफ को फिनिश्ड कर देता है फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। कहता है कि हाउ कैन सम कॉर्नर, कैसे कुछ कोना, ऑफ ए फॉरेन फील्ड, विदेशी ज़मीन का, हमेशा के लिए हो जाता है इंग्लैंड का। ये जो कविता है वो इंग्लैंड के पोएट के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, और वो खुद एक सैनिक है। और वो सैनिक के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के सैनिक के बारे में, इंग्लैंड के सैनिक के बारे में, कि कैसे जो है विदेशी ज़मीन का, मतलब जो इंग्लैंड है ना, वहाँ के लिए विदेशी ज़मीन हो गया, जहाँ से लड़ाई हो रहा है वहाँ वो हो गया विदेशी ज़मीन। तो कैसे कह रहा है कि विदेशी ज़मीन हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो कैसे होगा। कह रहा है कि सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड कैन बी फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए हो जाएगा इंग्लैंड का। कैसे, देखो कैसे होगा। बिकॉज, क्योंकि
द डेड बॉडीज ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर, द डेड बॉडीज ऑफ ए ब्रिटिश सोल्जर वुड बी ब्यूरेड देयर, क्योंकि जो मरा हुआ शरीर है ना ब्रिटिश सोल्जर का, वहाँ का सैनिक का जो है ब्रिटिश सोल्जर का जो मरा हुआ शरीर है वुड बी ब्यूरेड देयर, वहाँ दफन हो चुका है। जो विदेशी ज़मीन है वहाँ पर इंग्लिश सैनिक या ब्रिटिश सैनिक का शरीर दफन हुआ है, इसलिए वो जो जगह है वो भी हो जाएगा किसका, जो सम कॉर्नर है, कुछ जगह है, कुछ कोना है फॉर रिवर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का हो जाएगा हमेशा के लिए। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, इन डैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, उस धनी मिट्टी में, इन डैट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में, अर्थ मतलब मिट्टी यहाँ पर होगा, इन डैट रिच अर्थ, उस धनी मिट्टी में ए रिचर डस्ट कंसील्ड, उससे भी धनी धूल छिपा हुआ है। कह रहा है कि भाट डज डस्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर डस्ट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, देखो उस धनी मिट्टी में, उससे उस जो मिट्टी धनी मिट्टी है ना उससे भी धनी धूल छिपी हुई है। अब वो धूल क्या होगा, वो डस्ट क्या है, तो वो डस्ट है सोल्जर्स बॉडी। तो ये आंसर लिख देंगे यहाँ पर से पहले, इन डैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड, उस धनी मिट्टी में उससे भी धनी धूल छिपी हुई है। इन दिस लाइन, इस लाइन में डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर्स बॉडी, बस डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर्स बॉडी, सैनिक के बॉडी के लिए यहाँ पर उपयोग हुआ है। कह रहा है कि भाट इज ए सोनिट, सोनिट क्या है, एक सोनिट जो होता है वो क्या है, तो सोनिट क्या है, ए सोनेट इज ए पोएम, सोनेट एक पोएम होता है, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन का एक पोएम होता है, विच इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जो सामान्यतः 2 भागों में बटा हुआ रहता है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, प्रथम 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सिस्टेट, और जो लास्ट 6 लाइन होता है उसको कहते हैं सिस्टेट। तो 8 और 6 हो गया 14, 14 लाइन का हो गया सोनेट। अब आते हैं चौथा हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, कितना बार, डज द पोएट यूज, पोएट जो है यूज किए हैं इंग्लैंड एंड इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लैंड का प्रयोग जो है इस कविता में कितना बार हुआ है इन द पोएम, इस कविता में वो बताना है। और कह रहा है कि भाट डज इट शो, यह क्या व्यक्त करता है, तो कहेंगे द पोएट यूजेज इंग्लैंड 4 टाइम्स, इस कविता में जो है इंग्लैंड का प्रयोग 4 टाइम्स 4 बार हुआ है, एंड इंग्लिश, और इंग्लिश शब्द का प्रयोग 2 टाइम्स हुआ है, 2 बार हुआ है इन द पोएम, इस कविता में। और यह क्या दिखाता है, कह रहा है भाट डज इट शो, यह क्या दिखाता है, तो कहेंगे कि इट शोज, यह दिखाता है हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, उनके देशभक्ति फीलिंग्स को दिखाता है, अनुभव को दिखाता है, एंड लव टूवर्ड्स हिज मदरलैंड, और उसके मातृभूमि के प्रेम को दर्शाता है, कि वह 4 बार इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किए हैं और 2 बार इंग्लिश शब्द का प्रयोग किए हैं। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाई पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति से आप क्या समझते हैं। और उसी में कह रहा है कि इज द सोल्जर ए पैट्रियोटिक पोएम, तो यस, क्या कह रहा है कि क्या द सोल्जर जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है, तो हाँ है। कहें कि पहले बोलेंगे कि पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है, तो देशभक्ति जो है एक डीप लव होता है, बहुत गहरा प्रेम होता है अपने मातृभूमि के प्रति, कि कह रहा है कि पैट्रियोटिज्म इज ए डीप लव, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति एक डीप लव है, गहरा प्रेम है, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए, एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स इट, और वफादारी होता है, लॉयल्टी होता है मतलब वफादारी होता है, टूवर्ड्स इट, इसके प्रति मतलब देश के प्रति, इसके मातृभूमि के प्रति वफादार होता है, इसी को कहते हैं पैट्रियोटिज्म। और कह रहा है कि द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, तो कहेंगे कि यस द सोल्जर इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम। अब क्यों है, बिकॉज, क्योंकि इट शोज, यह दिखाता है द पैट्रियोटिक फीलिंग्स, पैट्रियोटिक फीलिंग्स को दिखाता है, देशभक्ति
अनुभव को दिखाता है ऑफ ए सोल्जर, एक सैनिक का, टूवर्ड्स हिज मदरलैंड, जो उनके मातृभूमि के प्रति है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज, इस फ्रेज से आप क्या समझते हैं क्या चीज़ कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक धड़कन, ए पल्स एक धड़कन, इन द इटर्नल माइंड धड़क रही है जो इटर्नल माइंड मतलब अमर मस्तिष्क में जो धड़कन धड़क रही है उससे आप क्या समझते हैं। तो ये जो है ना वो हार्ट बीट है सोल्जर का, सैनिक का हार्ट बीट है, दिल की धड़कन होता है। तो कहें कि जो ये फ्रेज़ है, द फ्रेज़ ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो एक धड़कन धड़क रही है इटर्नल माइंड अमर मस्तिष्क में, मीन्स इसका मतलब होता है, क्या होता है, द हार्ट बीट ऑफ ए सोल्जर, द हार्ट बीट ऑफ ए सोल्जर, एक सैनिक का हार्ट बीट होता है, दिल की धड़कन होता है। विच इज इटर्नली बीटिंग, जो अंदर ही अंदर बीटिंग धड़कते रहता है, फॉर हिज मदरलैंड, उनके मातृभूमि के लिए। अब आते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, करा इज द सोल्जर अफेयर्ड ऑफ डेथ, तो नो, क्या करा कि इज द सोल्जर, क्या सैनिक अफेयर्ड मतलब डरते हैं, भयभीत होते हैं, ऑफ डेथ मरने से, तो क्या सोल्जर मरने से डरते हैं, तो नो, कहें कि नो द सोल्जर डज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, सैनिक मरने से नहीं डरते हैं, तो क्या होते हैं, बट बल्कि ही इज़ बिलिंग, उसके पास बिलिंग शक्ति होता है, कुछ कर गुजरने की शक्ति होता है, टू डाई, मरने की बिलिंग पावर होता है, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए। अब आते हैं अगला चैप्टर मैकेविटी, जो 5 हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं 7 चैप्टर, तो 7 चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके लेखक है टी.एस. इलियट, 1888 में जन्म हुआ, 1965 में मृत्यु हुआ कवि का। और पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल, मैकेविटी क्रिमिनल कैसे बन जाती है, मैकेविटी को क्रिमिनल कैट क्यों कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारा अपराध करती है ना। मैकेविटी क्रिमिनल कैसे बन जाती है, क्योंकि यह बहुत सारा अपराध करती है, और उन अपराधों को लिख देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह कुछ नहीं है, क्या कहेंगे कि मैकेविटी इज टर्म्ड ए क्रिमिनल, मैकेविटी बन जाती है क्रिमिनल, कैसे बन जाती है क्रिमिनल, बिकॉज इट कमिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, क्योंकि यह बहुत प्रकार की क्राइम करता है। ये जो बिल्ली है मैकेविटी, इट कमिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, यह बहुत सारा क्राइम करती है, इसलिए उसको क्या कहते, इसलिए वो बन जाती है क्रिमिनल। अब उस जितना भी काम करती है उस काम को याद रखना है, सच एज, जैसे कि उस काम को याद रखना है, बस कौन से काम करता है, तो इसको याद रखना है कि पहला काम करती है कि इट लूट्स द लेडर, इट लूट्स द लेडर, लेडर को लूट लेती है। रिफिल्स द ज्वेल केस, दो ज्वेल केस होता है, जेवर के जो सारे गहने होते हैं वो क्या करते हैं, रिफिल्स कर देते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन भाग जाता है। ड्रिंक्स द मिल्क, और मिल्क को क्या करता है, ड्रिंक कर जाता है, पी जाता है। एस्टिफेल्स द पेके, और जो पेके मतलब होता है कि बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे, तो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे को पेके, तो पेके को क्या करता है, एस्टिफेल्स लेके भाग जाता है। और ब्रेक्स द ग्रीन हाउस ग्लास, और जो ग्रीन हाउस के जो ग्लास होते हैं, शीशे होते हैं, उसको क्या करता है, जो मैकेविटी है वो तोड़ देता है। और एक काम और है कि स्टील्स द पेपर, पेपर को चुरा लेती है, पेपर को चुरा लेता है, फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, विदेशी कार्यालय से, etc। यही इसका मैकेविटी का काम है। तो कह रहा है कि भाई इज मैकेविटी टर्म्ड ए क्रिमिनल, क्रिमिनल कैसे बन जाती है, तो क्या कहेंगे, मैकेविटी इज टर्म्ड ए क्रिमिनल बिकॉज इट कमिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, बिकॉज
इट कमिट्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम सच एज, उसके कारनामे को बता देना है कि इट लूट्स द लेडर, रिफिल्स द ज्वेल केस, ड्रिंक्स द मिल्क, स्टिफेल्स द पेके, ब्रेक्स द ग्रीन हाउस ग्लास एंड स्टील्स द पेपर फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस etc। बस हो गया ख़त्म। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। कर रहा है कि वाई इज़ मैकेविटी कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट। कर रहा है कि मैकेविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहा जाता है। वाई इज़ मैकेविटी कॉल्ड ए क्रिमिनल एक मिस्ट्री कैट क्यों कहा जाता है, रहस्यमय बिल्ली क्यों कहा जाता है। तो इसके दो कारण हैं, उसको रहस्यमय बिल्ली कहने का दो कारण है। देखिए कौन कौन है कि मैकेविटी इज कॉल्ड, पहले इसके इसी से लिख देना है कि मैकेविटी इज कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट, मैकेविटी इज कॉल्ड ए मिस्ट्री कैट। तो एक मिस्ट्री कैट क्यों कहा जाता है, पहला कारण बिकाउज क्योंकि, इट कमिट्स क्राइम यह अपराध करता है, एंड वैनिसेज और भाग जाता है, विथाउट लिविंग एनी क्लू बिना कोई सबूत छोड़े, क्लू में सबूत, बिना कोई सबूत छोड़े भाग जाता है, ऑन द सीन ऑफ क्राइम अपराध स्थल पर से। कह रहा है कि बिकाउज पहला काम को क्यों इसको कहा जाता है मिस्ट्री कैट रहस्यमय बिल्ली, क्योंकि इट कमिट्स क्राइम यह अपराध करता है, एंड वैनिसेज और भाग जाता है, विथाउट लिविंग एनी क्लू बिना कोई सबूत छोड़े, ऑन द सीन ऑफ ए क्राइम अपराध स्थल पर से। हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, दूसरा बताया जा रहा है कि इसको क्यों कहा जाता है कि मिस्ट्री कैट है। तो दूसरा कारण बताया जा रहा है कि हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, उनके पैरों के निशान भी नहीं पाए जाते हैं, इन एनी क्रिमिनल फाइल किसी भी क्रिमिनल के फाइल में, ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड जो स्कॉटलैंड के जो पुलिस होते हैं उसके जितना भी क्रिमिनल के फाइल होते हैं उसमें एक भी मुकदमा इसके प्रति दर्ज नहीं रहता है। नो फुटप्रिंट होता है, एक को वो फुटप्रिंट मिलता ही नहीं है। हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी क्रिमिनल फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और तो ये क्या करती है, इसको मिस्ट्री कैट क्यों कहा जाता है, इट ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, यह प्रत्येक मानव के नियम को तोड़ता है, एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ता है। तो कैसे तोड़ता है, क्योंकि यह हवा में ही उड़ते रहती है, इस पर ग्रेविटी का नियम लागू होता ही नहीं है, इसलिए इसको मिस्ट्री कैट कहा जाता है, रहस्यमयी बिल्ली कहा जाता है ना। तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, विशेषताएं बताना है। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स किसका, डैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर, मैकेविटी के कैरेक्टर को गुण को दर्शाने, मैकेविटी को जो विशेषता गुण है उसको दिखाने के लिए कौन कौन सा उसका विशेषता है वो बताना है। तो इसका यही विशेषता 7-8 गो विशेषता है, उसको बता देना, उसको याद कर जाना है। तो कहेंगे पहले क्वेश्चन से उठाएंगे कि द एडजेक्टिव डैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर कौन सी है। पहला ए नंबर कहेंगे, उसको मिस्ट्री कैट कहा जाता है, तो कहेंगे मिस्ट्री। दूसरा में जिंजर कैट कहा जाता है, तो उसको जिंजर मतलब होता है दुबली पतली बिल्ली, मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी बिल्ली भी कहा जाता है। जिंजर कैट मतलब दुबली पतली होती है बिल्ली क्या होता है, दुबली पतली होती है तो बिल्ली जिंजर दुबली पतली। हिडन पा उसको कहा जाता है, छिपा पंजे, उसका जब पंजा होता है पंजा का निशान मिलता ही नहीं है, हिडन पा होता है, PW पा, हिडन पा, लेकिन यहाँ पा नहीं लिखेंगे, बस इसका विशेषता बताते हैं हिडन। तो और उसको क्या कहा जाता है, उसको नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है, अपराध में वो कैसा है, तो नेपोलियन का तुलना उससे किया जाता है। इस कविता में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में T.S. इलियट जो कवि है वो जो मैकेविटी है उसका तुलना नेपोलियन से किया है कि ही इज़ पावरफुल, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट एंड नेग्लिजेंट ऑफ हिज आउटवर्ड लुक, वह बाहर से बहुत ज़्यादा सम्माननीय होता है। हाँ, तो और उसको मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है, जो जितना भी क्रिमिनल है ना उसका मास्टर ये होता है। अब फिंड मतलब होता है कि बिलार के भेष में शैतान, ये शैतान होता है, फिंड होता है, फिंड इन फ्लीन, बिलार के भेष में शैतान। और मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, अत्याचार का राक्षस इसको कहा जाता है, इसलिए मॉन्स्टर भी इसको कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया जाता है बाय द फ्रेज के द्वारा, आप क्या समझते हैं
पावर ऑफ लेविएशन। पावर ऑफ लेविएशन मतलब क्या होता है? पावर ऑफ लेविएशन मतलब होता है मैकेविटी का पावर, जो मैकेविटी का शक्ति है ना, उसी को कहते हैं पावर ऑफ लेविएशन। लेविएशन कैसे मतलब होता है भागने की शक्ति, जो मैकेविटी में है बहुत तेज होता है। द फ्रेज किसी से ले लेंगे, द फ्रेज पावर ऑफ लेविएशन मीन्स, पावर ऑफ लेविएशन का मतलब होता है मैकेविटीज पावर, मैकेविटी का पावर, मैकेविटीज पावर, ये एपोस्ट्रोफिस यस है, मैकेविटीज पावर, मैकेविटी का पावर। टू राइज एंड फ्लोट मतलब चलना बुलना और तैरना, कहाँ? हवा में। इन द एयर, इन द एयर बाई मैजिकली मतलब जादू की तरह से, या हवा में तैरती है, हवा में उड़ती है। कह रहा है कि पावर ऑफ लेविएशन मतलब क्या होता है? मीन्स मैकेविटीज पावर टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर बाई मैजिकली। इट कमिट्स क्राइम, यह अपराध कैसे करती है? बाई राइजिंग एंड फ्लोटिंग इन द एयर इट ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इससे क्या होगा? जब ऊपर ही ऊपर चलेगा तो ग्रेविटी का नियम नहीं टूटेगा। ग्रेविटी क्या करता है? सभी वस्तुओं को धरती अपनी ओर खींच कर रखता है, और मैकेविटी जो है हवा में उड़ते रहती है। तो यह लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दे दिया, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ देता है। तो 4 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट वुड डू यू इफ़ ए कैट डू, कह रहा है व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? इफ़ ए कैट इंटर्स योर किचन, यदि आपके किचन में कोई बिल्ली कोई बिलार घुस जाता है तो आप क्या करोगे? वुड यू कीप ए कैट एज पेट, क्या आप एक कैट को, एक बिल्ली को पालतू बनाकर रख लोगे? तो आपकी मर्जी। कह रहा है कि इफ़ ए कैट इंटर्स इन माई किचन, यदि कोई बिल्ली मेरे किचन में आती है। इफ़ ए कैट इंटर्स इन माई किचन, मेरे किचन में आती है तो मैं तो उसको भगा दूँगा। आई वुड ड्राइव इट आउट, आई वुड ड्राइव इट आउट, मैं इसको बाहर भगा दूँगा। अब क्या इसको हम रखेंगे पालतू बना के? तो हम तो नहीं रखेंगे। नो आई वुड नॉट कीप ए कैट एज पेट, मैं उसको पालतू बनाकर नहीं रखूँगा। और अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ क्राइम्स, उसके जितना भी क्राइम्स है, कारनामे हैं, मैकेविटी इज़ कैपेबल ऑफ, मैकेविटी कौन कौन से कारनामे करती है, कौन कौन से कारनामे के लिए कैपेबल है, उसका लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट कोची है, जो पहला क्वेश्चन है पढ़े थे ना वही है, उसी सब का लिस्ट बना दीजिए एक बार। तो कहें कि मैकेविटी इज़ कैपेबल ऑफ लूटिंग द लेडर को लूटता है। रिफिलिंग द ज्वेल केस को चुरा लेता है। ड्रिंकिंग द मिल्क को पी लेता है। स्टीफेलिंग द पेके, और पेके को लेके भाग जाता है। ब्रेकिंग द ग्रीन हाउस ग्लास, जो ग्रीन हाउस होता है उसके ग्लास को, उसके शीशे को क्या करता है? ब्रेकिंग, तोड़ देता है। एंड स्टीलिंग, और चुरा लेता है। द पेपर को चुरा लेता है फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, जो अंग्रेजी कार्यालय होता है ना, वहाँ से वो क्या करता है? चुरा के भाग जाता है। तो वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड जो है परेशान हो जाता है। सोचो स्कॉटलैंड के पुलिस से वहाँ से बिल्ली जो है पेपर चुरा लेगा तो लड़ाई उड़ाई होवेला रहेगा, लड़ाई नहीं होगा। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हो गया ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि देयर आर अदर कैट्स, दूसरा भी बिल्ली है। देयर आर अदर कैट्स, दूसरा भी बिल्ली है। लाइक मुंजेरी एंड ग्रिडल बोन, मुंजेरी और ग्रिडल बोन के जैसा। बट देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, लेकिन वहाँ मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो कहें कि यस, हाँ तो ये है कि मुंजेरी और ग्रिडल बोन आर ऑल्सो क्रिमिनल कैट, मुंजेरी और ग्रिडल बोन क्रिमिनल कैट है, वो अभी क्रिमिनल कैट है।
बट लेकिन मैकेविटी इज़ द बॉस ऑफ ऑल क्रिमिनल कैट। लेकिन जो मैकेविटी है वह बॉस है सभी क्रिमिनल कैट का। ये क्रिमिनल कैट है, हम मानते हैं मुंजेरी और ग्रिडलबोन एक क्रिमिनल कैट है, लेकिन जो मैकेविटी है ना इज़ द बॉस ऑफ ऑल क्रिमिनल कैट, सभी क्रिमिनल कैट का क्या है, बॉस है। और तो और मुंजेरी एंड ग्रिडलबोन आर द एजेंट है। जो मुंजेरी और ग्रिडलबोन है ना वो खाली एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या होता है, अनुयायी। वह अनुयायी है, ऑफ एजेंट्स है ऑफ मैकेविटी। मैकेविटी का क्या है, अनुयायी है। मैकेविटी इज़ नेपोलियन ऑफ क्राइम, इसको नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है। सो देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। बस, थैंक यू।